हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। और चैप्टर नंबर 1 में हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, और ये है हमारा 7वां लेक्चर। और 7वें लेक्चर में जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में। हमने इससे पहले पदार्थ के ठोस अवस्था के बारे में, पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में और पदार्थ के गैसीय अवस्था की, पदार्थ के द्रव और ठोस के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हमको देखना है पदार्थ के गैसीय अवस्था के बारे में। पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में हम क्या क्या यहाँ पर जानने वाले, देखो यहाँ पर पदार्थ के आकृति और आयतन के बारे में, यानी गैस अवस्था के आकृति और आयतन के बारे में जानेंगे, फिर घनत्व के बारे में जानेंगे, फिर संपीड़ितता के बारे में, उष्मा और ठंड का गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जानना है, फिर विसरण क्या होता है ये हमने जाना है, और गैस में विसरण होता है या नहीं ये जानना है। इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमको इस लेक्चर में पढ़ना है या जानना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पदार्थ के गैस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो पहले दो अवस्था की तरह यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है, मान लो एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस के कण है। ठीक है, ये तीन हमारा कण है। ये सॉलिड है यानी ठोस है, ये द्रव है और ये हमारा गैस है। तीनों में जो कण का अरेंजमेंट होता है उसमें अंतर क्या होता है। तो हमको पता है कि ठोस में जो कण होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, सटा सटा होता है। क्या होता है, सटा सटा होता है। द्रव में थोड़ा दूर हटा होता है और गैस में तो पता ही नहीं है कहाँ पर कण होता है। गैस में कोई ठीक नहीं, गैस में जितना जगह मिलेगा उतना ज्यादा दूर एक दूसरे से हट सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ठोस के कणों के बीच में, मान लो ये कण है ना, दो कण है, तो ठोस के कण के बीच बहुत कम स्थान होता है। ठीक है, द्रव के कण में के बीच थोड़ा ज्यादा स्थान होता है और गैस के कण के बीच बहुत ज्यादा का स्थान होता है। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास बर्तन कौन सा है, कितना बड़ा बर्तन है, कितने छोटे बर्तन में तुमने कितना गैस रखा है, इस पर डिपेंड करता है कि गैस के कणों के बीच में जो खाली स्थान होगा वो कितना होगा। इस स्थान को हम लोग पता है अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। जो कणों के बीच में स्थान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि पदार्थ के दो कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है जिसको हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, तो आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। कहने का मतलब क्या है कि ठोस का कण एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़ के रखता है जिसके कारण ठोस से ठोस होता है, कण एक दूसरे से दूर हट नहीं सकता है। द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल थोड़ा कमजोर होता है जिसके कारण ये इसमें बहने का गुण पाया जाता है। जबकि गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो लगभग नहीं के बराबर होता है या बहुत बहुत ही कम होता है, जिसके कारण अगर हम इसको खुला में छोड़ते हैं तो क्या करता है, गैस हवा में फैल जाता है, या जितना बड़ा बर्तन डालोगे कण उतना ही ज्यादा जगह घेर लेगा। ठीक है, तो गैस का जो आकृति और आयतन होता है ये दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। कारण क्या देंगे, कारण ये बताएंगे कि इसके गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत कमजोर है, इतना पर्याप्त नहीं है कि गैस के कणों को बांध करके पास पास में रख सके, जिसके कारण क्या होता है कि जिस भी बर्तन में रखोगे पूरे बर्तन में गैस क्या करेगा, भर जाएगा। इस वजह से इसकी आकृति तो कोई बनती नहीं है। ठीक है, पहले तो हमने द्रव में क्या देखा था कि आयतन इसका फिक्स होता था लेकिन आकृति बदलता रहता था। गैस के साथ क्या समस्या है, आकृति तो बदलेगा ही, जिस बर्तन में रखोगे वैसी आकृति तो हो ही जाएगा इसका, साथ ही साथ इसका आयतन भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब गैस को अगर छोटे बर्तन में रखना है तो उसमें भी रख सकते हैं, बड़े बर्तन में रखना है उसको भी भर देगा। मतलब जितने जगह में रखेंगे उतने जगह में गैस फैल करके रहने वाला है। मतलब आकृति और आयतन दोनों इसका अनिश्चित होता है, न निश्चित आकृति होती है न निश्चित आयतन होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, दूसरा जो हमारा यहाँ पर देखना है किसके बारे में, घनत्व के बारे में। तो घनत्व के बारे में क्या बताया था हमने, घनत्व के बारे में बताया था अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के एक छोटे से क्षेत्र में जितना कण की मात्रा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। एक पदार्थ के छोटे से भाग में जितना कण है, इकाई आयतन में जितना कण होता है उसको हम लोग घनत्व बोलते हैं।
तो हमको पता है ठोस में क्या होता है, इकाई आयतन में ज्यादा कण आएगा, द्रव में ठोस से कम कण आएगा, लेकिन गैस में कोई फिक्स ही नहीं है, जितना आयतन बढ़ा देंगे उतना कण कमता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब कि हमको 1 लीटर या 1 लीटर गैस भरना है, एक छोटा सा सिलेंडर है और ये 1 लीटर वाला ही सिलेंडर है, ठीक है, 1 लीटर वाला सिलेंडर है। इसको और छोटा कर लेते हैं, एक इतना छोटा सिलेंडर है, इसमें 1 लीटर गैस भरना है। ये पूरे सिलेंडर को गैस क्या करेगा, भर देगा। अब इसमें जो गैस का आयतन होगा, इसमें कण क्या होगा, नजदीक नजदीक होगा, ठीक है। इसमें जो घनत्व होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा गैस का, इसमें गैस का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर हमको सिलेंडर बड़ा दे दे तो क्या होगा, अगर मान लो इतना बड़ा सिलेंडर दे देंगे तो अब गैस के कण क्या होगा, एक दूसरे से दूर हट हट के रहेगा, ठीक है। तो अब जो एक छोटे से स्थान में देखेंगे, इतना बड़ा तो नहीं, एक छोटे से स्थान में देखेंगे, अब कण देखो, पहले इसमें ज्यादा कण आ रहा था, अब देखो कण कम आ रहा है। तो मतलब बर्तन के अनुसार हमारा घनत्व भी क्या होगा, गैस में बदलने वाला चीज होता है। या अगर ऐसे भी बोल दे, गैस का घनत्व क्या होता है, कम ही होता है। ठोस और द्रव की तुलना में गैस का घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक है। फिर होता है संप्रियता। अब संप्रियता क्या होता है, देखो संप्रियता का मतलब होता है कि हम उसको दबा सकते हैं या नहीं दबा सकते। तो जहां ठोस पर हमने क्या देखा, ठोस के जो कण होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के होता है, एक दूसरे से सटा होता है, इसलिए ठोस को दबाना संभव नहीं होता है, मतलब ठोस संप्रिय नहीं होता है। हालांकि अपवाद कुछ है, जैसे पावरोटी और स्पंज को दबा सकते हैं, उसके बारे में हमने बात किया है। द्रव को भी लगभग संप्रीत नहीं कर सकते, बहुत कम होता है संप्रीत, द्रव भी क्या होता है, बहुत कम संप्रीत होता है। लेकिन गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, संप्रीत कर सकते हैं, क्योंकि इसके कण इतना दूर दूर होता है ना कि कण को और पास लाना संभव है। जैसे अगर हम बात करें तो उदाहरण हमारे पास है, उदाहरण क्या है हमारे पास, देखो वही सिरिंज वाला उदाहरण देखेंगे हम लोग। ये एक सिरिंज है, ठीक है, ये सिरिंज है डॉक्टर वाला, जो डॉक्टर लोग रखते हैं सुई लगाने के लिए, वो वाला सिरिंज है, ठीक है। और ये तीसरा सिरिंज है। क्या करना है, एक में मिट्टी भर लेना है, एक में पानी भर लेना है, और एक में हमको कुछ नहीं भरना है। कुछ नहीं है मतलब क्या है, हवा है। मिट्टी वाले का दबा के देखो तो यहाँ का जहां तक मिट्टी हमने भरा है वहां से नीचे नहीं जाएगा। पानी वाला का दबा के देखो, और ये नीचे में बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, ये खुला नहीं रहेगा। तो मिट्टी वाले का दबाएंगे, थोड़ा भी संप्रीत नहीं होगा। पानी वाला हो सकता है थोड़ा संप्रीत हो, बहुत कम, लेकिन ये भी संप्रीत यानी कि नहीं दबेगा। लेकिन गैस वाला देख रहे हैं हम कि दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, गैस के कण को हम लोग दबा रहे हैं, मतलब गैस का संपीड़न संभव है, गैस को दबाया जा सकता है, ठीक है। अब गैस को क्यों दबाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना कण के बीच में बहुत ज्यादा स्थान है, इसलिए, और इसके क्योंकि ज्यादा स्थान है इसलिए गैस के कण को और नजदीक नजदीक लाया जा सकता है, इसलिए गैस के कण को दबाया जा सकता है, यानी कि गैस का संपीड़न संभव है। नेक्स्ट है हमारे पास ऊष्मा और ठंड का गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी तो बात निकल के आता है, ऊष्मा और ठंड का गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो यहां से समझो, सपोज हमारे पास किसी बर्तन में मान लो गैस है। अब ऐसे बर्तन में तो गैस होगा नहीं। देखो ये बर्तन है, सपोज ये बंद ढक्कन है, बंद है, इसके अंदर में गैस है। इसको अगर गर्म करेंगे ना, नीचे से अगर हम आग जलाते हैं तो मान लो पहले जो कण इतना दूरी पर है, ठीक है, इतना दूरी पर है, अब ये कण क्या होगा, और ज्यादा गतिशील आ जाएगा, जब हम गर्मी देंगे तो और ज्यादा कण गतिशील हो जाएगा। अब कण के बीच की जो दूरी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब ऊष्मा देंगे तो गैस का कण क्या होगा, और गतिशील होगा, उसके बीच का आकर्षण बल जो है वो और ज्यादा कमजोर होगा, और क्या होगा, गैस का कण दूर दूर होता चला जाएगा। जब ठंडा करेंगे गैस के कण को तो क्या होगा, कण एक दूसरे के पास
आता हुआ चला जाएगा और नजदीक आने लगेगा, आकर्षण बल क्या होगा, मजबूत होता चला जाएगा। तो गैस को अगर ठंडा करते हैं तो उसके कण एक दूसरे के पास आता है, जब गर्म करते हैं तो एक दूसरे से दूर जाता है। जब ठंडा करते हैं गैस को तो क्या होता है, आकर्षण बल जो है वो बढ़ता है। जब ठंडा करेंगे तो आकर्षण बल क्या होगा, कणों के बीच में बढ़ेगा, जिसके कारण एक दूसरे के नजदीक आएगा। जब गर्म करेंगे तो आकर्षण बल कमेगा, जिसके कारण एक दूसरे से कण जो है दूर भागना शुरू कर देगा। गैसों का विसरण, विसरण क्या होता है इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। विसरण का मतलब होता है स्वतः एक दूसरे में मिल जाना। विसरण का मतलब क्या होता है, स्वतः एक दूसरे में मिल जाना। इसके बारे में हमने बात किया था, जैसे कि मान लो ठोस में विसरण नहीं होता है, ये दो मार्कर है ना, इस दो मार्कर को ऐसे ऐसे मिलाए तो क्या ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब इसका विसरण संभव नहीं। एक गिलास पानी लो और इसमें थोड़ा सा इंक डालो, ये पानी है, पानी द्रव है, और इंक भी जो निकल के आ रहा है वो भी क्या है, हमारा द्रव ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इंक पानी में मिल जा रहा है, पानी और इंक जो है पूरे पानी में फैल जा रहा है, मतलब इंक का पानी में विसरण संभव है। मतलब द्रव का द्रव में विसरण हो सकता है, कुछ ठोस का भी द्रव में विसरण हो सकता है। ठीक है, जैसे चीनी को पानी में मिलाते हैं तो उसका विसरण हो जाता है। फिर सवाल उठता है, क्या गैस का विसरण होता है, गैस का विसरण संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि हवा हमारे आसपास में जो होता है ना, उसमें बहुत सारे गैस मिले होते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे के सारे गैस हवा में होते हैं, तो गैस का विसरण संभव है। ठीक है, क्यों संभव है, क्योंकि देखो गैस के कण जो है ना एक दूसरे से काफी दूर दूर हटे होते हैं, उसके कणों के बीच में खाली स्थान बहुत होता है, जिसके कारण एक गैस के कण दूसरे गैस के कण में कण के बीच में जो जगह है ना वो उसमें आसानी से फिट बैठ जाता है। मतलब मान लो ये हमारा एक गैस का जार है, ठीक है, ये हमारा एक गैस का जार है, और नीचे से हमने एक और जार लगा दिया है। देखो यहां से गौर से उलट दिया है, इसके ऊपर में एक और गैस का जार आ गया हमारे पास, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन है। अब इसके कण इस तरह से होंगे और इसके कण इस तरह से होंगे। ठीक है, तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि कणों के बीच में जो खाली स्थान है वो बहुत ज्यादा है। इसके कारण होगा क्या कि इसका कण यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और इसका कण यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो चूंकि गैस के बीच में खाली स्थान बहुत होता है, इस कारण से उसका विसरण संभव है। जहां पर खाली स्थान है, एक गैस दूसरे गैस में जाके, जो दूसरे गैस में जो खाली स्थान है वहां जाके प्रवेश आसानी से कर जाता है, जिसके कारण गैस का विसरण संभव होता है। ठीक है, अब देखना है हमको गैस का संघनन क्या होता है। आ जाओ संघनन की बात कर लेते। संघनन का मतलब क्या होता है? संघनन का मतलब होता है, संघनन का मतलब देखेंगे, संघनन का मतलब है गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना। कभी एलपीजी सिलेंडर हो ना घर पे तो उसको निकालो गैस को, तो हल्का हल्का पानी की तरह हाथ में लगेगा। क्यों? क्योंकि गैस को जब हम संपीड़ित कर देते हैं, गैस को जब दबाते हैं तो वो द्रव के फॉर्म में आ जाता है। या संघनन का परिभाषा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अब संघनन कैसे कर सकते हैं, यानी गैस को द्रव में कैसे बदल सकते हैं? तो दो तरीका है हमारे पास। एक तो दाब बढ़ा दो, दाब बढ़ा के, मतलब गैस के कण को और पास पास कर दो, दाब इतना बढ़ा दो, संपीड़ित इतना कर दो गैस को कि कण एक दूसरे के पास आ जाए, वो अपने आप द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, एक तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है ताप कम करके। क्या तरीका है? ताप कम करके भी गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं? संघनित कर सकते हैं। ताप कम करेंगे तो भी क्या होगा? गैस जो है वो द्रव फॉर्म में बदल जाएगा। उदाहरण हमारे पास है, ये हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, और गिलास में हमने डाला पानी, और पानी में हमने डाला बर्फ का टुकड़ा। तब होगा क्या?
पानी ठंडा होगा तो अपने आसपास का जो क्षेत्र होगा उसको भी क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। अब इस आसपास में जो जल वाष्प घूम रहा है, जो पानी के कण है, जो गैस बन के उड़ रहा है, वो कण क्या होगा, चूंकि वो अब ठंडा हो रहा है ना, ठंडा होने के कारण इस दीवार पर जल की बूंदें आ जाती है जो आसपास से निकल के आती है। अभी तक तो हमको यही लग रहा था कि पानी गिलास से निकल के आया, ना जी, पानी गिलास से निकल के नहीं आया है। पानी जो है आसपास में था और वो संघनित हो गया है, वो गैस फॉर्म से द्रव के रूप में आ गया है। क्यों? क्योंकि आसपास में ठंडा मौसम मिल रहा है, उसको ठंडा मिल रहा है। तो हम दाब को बढ़ा करके और ताप को बढ़ा करके गैस को क्या कर सकते हैं, संघनित कर सकते हैं ताप को घटा के, यानी कि गैस को द्रव में बदल सकते हैं। ठीक है, संघनन समझ में आ गया। गैस का दाब क्या होता है? ठीक है, अगर मान लो हम किसी गैस को, ये मान लो गैस का एक सिलेंडर है, अगर इसमें हम अगर मान लो गैस भर देना, तो गैस के कण जो है इसके बर्तन के हर एक इकाई स्थान में, छोटे से छोटे स्थान पर बोल सकते हैं, दाब डालेगा। क्या करेगा? दाब डालेगा, मतलब बल लगाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस दाब बोलते हैं। क्या कहलाता है? गैस का दाब कहलाता है। यानी कि गैस क्या करता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसके हर छोटे से छोटे क्षेत्रफल पर एक दाब डालता है, जिसको हम लोग गैस का दाब कहते हैं। परिभाषा भी देख लो, बर्तन के दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को गैस का दाब कहलाता है। ठीक है, और जो वायु हम लोगों के ऊपर दाब लगाता है उसे हम लोग वायु दाब या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमको पता है, क्या पता है, कि जितना भी वायु है वो हमारे ऊपर दाब लगा रहा है, बदले में हमारा जो बॉडी है, बॉडी के जो सेल्स है, वो भी उतना ही दाब से धकेले हुआ है, जिसके कारण हम सुरक्षित है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायु दाब क्या होगा, घटता चला जाएगा। एवरेस्ट पे जाएंगे तो क्या होगा, वहां और वायु दाब हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बाहर चले जाए स्पेस में, यानी कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है उससे बाहर चला जाए, तो और ज्यादा वायु दाब बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आदमी जीवित रहना आदमी का मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 था। मिलेंगे अगले लेक्चर में, कुछ और बातें इस चैप्टर में बची है उसके साथ। तब तक पढ़ते रहो आराम से।